हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत हिवराले आप सबका वेब संकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। यस, वेब संकुल हमेशा से अपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ सोचता आया है, उनके लिए काम करते आया है और यहाँ पे वो हर एक स्टूडेंट जो हिंदी या इंग्लिश में प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए हम लोग स्पेशली एक इंग्लिश की लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग हर एक टॉपिक को, हर एक जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट्स है उनको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करेंगे। बायलिंगुअल रहेगा ये जो लेक्चर्स रहेंगे, ताकि आप लोग अगर हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी समझ पाओ इसको, इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप इसको आराम से समझ पाओगे। और आज मैं हेमंत हिवराले आपके सामने साइंस एंड टेक का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। अभी थोड़े दिनों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड की फर्स्ट गवर्नमेंट बनी। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसकी गवर्नमेंट ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी प्रोजेक्ट के लिए फंड दिया हो, और ये प्रोजेक्ट है भारत जैन प्रोजेक्ट। तो भारत जैन प्रोजेक्ट को हमें समझना है, और इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए पहले हम लोग एकदम बेसिक से we will start from the artificial intelligence. First we will learn about artificial intelligence, then we will move towards the other initiatives of government. तो यहां पे हम लोग हर एक चीज को पढ़ेंगे। तो विदाउट अडू लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर में हमें सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एट अ ग्लांस देखना है। वी विल स्टडी इट एट अ ग्लांस। हम लोग उसके हर एक फैक्टर को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको एक टर्म देता हूं, द टर्म इज इंटेलिजेंस, तो आप क्या समझते हो? व्हाट इज इंटेलिजेंस? तो सिंपल लैंग्वेज में इंटेलिजेंस को आप कहीं ना कहीं ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो या तो समझ सकते हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक छोटा बच्चा है, अराउंड 2.5 ईयर ओल्ड किड इज देयर, एंड वो बच्चा ऐसे बैठा है और सामने से एक बिल्ली जाती है, और बिल्ली को जाते हुए देख के वो बच्चे ने तुरंत बोला कि कैट जा रही है, कैटू जा रही है, म्याऊ जा रही है, वैसा कुछ भी बोला। तो तुरंत उसके आजू बाजू जो लोग हो गए, जो पेरेंट्स हो गए उसके, सब हैप्पी हो जाएंगे, वाह वाह वाह, बोले कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। ये मैं बात कर रहा हूं एक 2.5 साल के बच्चे की। तो उसको हमने वहां पे बोल दिया कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि उसने किसी चीज को रिकॉग्नाइज किया है। तो यहां पे आपको समझना है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि 2.5 साल के बच्चे के पास जो भी नॉलेज था, वो नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे ने रिकॉग्नाइज किया है एक कैट को, एक एनिमल को, और उसके बेसिस पे हम उसको क्या बोल रहे हैं कि वो बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है। तो सिमिलरली अगर कोई भी इंसान, उसके पास अवेलेबल नॉलेज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल नॉलेज, दैट पर्सन इज टेकिंग एनी डिसीजन एंड दैट डिसीजन इज राइट और प्रॉपर, इन दैट कंडीशन हम बोलते हैं कि वो इंसान काफी इंटेलिजेंट है। आप कभी भी देख लेना, आज तक आपने देखा होगा कि व्हेनेवर अगर आपका डिसीजन सही रहा होगा, आपका निर्णय सही रहा होगा, तो लोगों ने बोला होगा कि नहीं, वो काफी इंटेलिजेंट है। यानी कि अवेलेबल नॉलेज के बेसिस पे आप जो डिसीजन मेकिंग करते हो, या तो अवेलेबल नॉलेज के बेसिस पे आप जो बिहेवियर करते हो, अवेलेबल नॉलेज के बेसिस पे आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, वो आपका इंटेलिजेंस डिसाइड करता है। जैसे 2.5 साल के बच्चे के लिए कैट को रिकॉग्नाइज करना, उसको हम बोलते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। तो सिमिलरली अगर बड़ा इंसान है, वो बोल रहा है कि वो देखो कैट जा रहा है, तो लोग क्या बोलेंगे? बोले जा रहा है तो जा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? बोले तेरे को। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपको कि वहां पे उस कंडीशन में हम लोग उसको इंटेलिजेंट नहीं बोलते यार। क्यों? बिकॉज उसके पास अवेलेबल नॉलेज ज्यादा है, वैसा हमें लगता है। तो सिमिलरली इंटेलिजेंस इज कि आपके पास जो नॉलेज है, उसके बेसिस पे आप जो डिसीजन लेते हो, उसके बेसिस पे आप जो बिहेवियर करते हो, उनको हम कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, आपका जो रिएक्शन है, आपको जो रिएक्शन आ रहा है, आप जो रिएक्ट कर रहे हो, उसको हम लोग इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो सिमिलरली यहां पे ये है इंटेलिजेंस। तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, डिफाइन करने की कोशिश करें, व्हेनेवर अ मशीन मिमिक्स द ह्यूमन बिहेवियर, इफ अ मशीन
mimics the human behavior, it will be called artificial intelligence. यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कुछ इस तरीके से कि मेकिंग कंप्यूटर मिमिक ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंस अगर मशीन मिमिक करने लगे तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज द बेसिक आइडिया। और यहां पे इंडिया हमेशा से बोलता आ रहा है और इंडिया एक कोशिश भी कर रहा है यहां पे कि एआई फॉर ऑल, हर एक इंसान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम लोग इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल हर एक तरीके से उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और उसी के लिए गवर्नमेंट काफी सारे इनिशिएटिव्स आज की डेट में कर रहा है। एंड फॉर दिस इनिशिएटिव्स वी आर लर्निंग इन दिस लेक्चर कि कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं। स्पेशली एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो आज की डेट में फेमस है, भारत जेन बोलते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो सबसे पहले आपको एआई का डेफिनेशन पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेकिंग कंप्यूटर मिमिक ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। अगर हम लोग बात करते हैं आज की डेट में तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रहा है और काफी इनिशियल फेज पे भी है, तो धीरे धीरे और ग्रो करेगा। आने वाले डेज में, आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलता है कि वो काफी बड़ी इंडस्ट्री होगी। ऑलमोस्ट अगर बात करा जाए तो नेशनल ग्रोथ रेट जो है वो 1.3% से आज की डेट में बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में ये कई ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी के तौर पे उभर के आ सकता है। तो इन दैट केस एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज वेल एज अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जीपीएससी के पेपर्स आप उठा के देख लो, यूपीएससी के पेपर्स उठा के देख लो, लास्ट 2-3 सालों में एआई के बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं in prelims as well as in mains also, and AI considers its own ethical concerns also। इसके ethical concerns भी है, तो उनको ध्यान में रखते हुए कई बार हम लोग देखते हैं कि इसको लेके भी इंटरव्यू में आपके साथ डिस्कशन हो सकता है। तो AI का टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि जो आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सर एआई जो है वो एआई हमें आज की डेट में अलग अलग टाइप का एआई देखने को मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलता है। नंबर 1 दैट इज नॉन एज नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक है जिसको हम बोलते हैं नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या तो जिसको हम लोग सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। एंड वन मोर इज दैट इज नॉन एज जनरल इंटेलिजेंस और जनरेटिव इंटेलिजेंस के तौर पे हम लोग जानते हैं। तो 3 टाइप के हमें एआई आज की डेट में देखने को मिलते हैं। वन इज नॉन एज नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वन इज नॉन एज ब्रॉड और सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नॉन एज ब्रॉड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड देन वन इज जनरेटिव और जनरल टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले बात करते हैं नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो काफी सिंपल वर्ड्स में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हेनेवर अ मशीन is capable of doing one sort of work, एक ही तरीके का कोई काम ह्यूमन के जैसे कर सकने की अगर कैपेसिटी है मशीन के अंदर, तो उस केस में उसको हम बोल देते हैं नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इफ मशीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग मैनी वर्क्स लाइक ह्यूमन, देन इन दैट केस वी विल कॉल इट सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वी विल कॉल इट, हम उसको बोलेंगे ब्रॉड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, ह्यूमनॉइड रोबोट्स। ह्यूमनॉइड रोबोट्स क्या है? ह्यूमन प्लस रोबोट, जहां पे रोबोट जो है वो कंप्लीटली ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ अब आप सोचोगे कि सर ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए अगेन एक स्टोरी देखते हैं, एक स्टोरी समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल सोचो, आज से 10-12 साल पहले की बात है, आपका बर्थडे है, आप टीनेजर हुआ करते थे, यू वर वेरी यंग किड दैट टाइम। आपने सोचा कि यस मेरा बर्थडे है, मैं घर में डिमांड रखूंगा साइकिल के लिए। आप बर्थडे के दिन सुबह उठे, सुबह उठ के आपने डिसाइड किया था, उस हिसाब से आप साइकिल मांगने के लिए गए। लेकिन जैसे ही आप साइकिल मांगने के लिए गए, आपने देखा कि आपके फादर फोन पे किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, एंड ही इज वेरी एंग्री एट दैट टाइम।
व्हाट विल यू डू? आपके दिमाग में टास्क फिक्स है, टास्क आपने फिक्स करके रखा है कि आई विल डिमांड साइकिल फॉर माई सेल्फ ऑन माई बर्थडे। बट वहां पे आप जैसे ही उनको गुस्से में देखोगे, यू विल कंट्रोल योर सेल्फ। आप बोलोगे कि नहीं, अभी नहीं मांगनी है, क्योंकि अगर अभी मैंने साइकिल मांग ली तो आपको पता है क्या हो सकता है। तो ये क्या हो गया कि आपने कंडीशन को देखते हुए खुद ही डिसीजन ले लिया कि कंडीशन के हिसाब से अभी मेरे को ये रिएक्ट नहीं करना है। यू हैव डिसाइडेड टास्क इन योर ब्रेन। आपने अपने ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर टास्क ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है, फिर भी यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ, यू आर डिलेइंग योर टास्क। वाई? बिकॉज द कंडीशन इज नॉट प्रॉपर। होमोजिनिटी में नहीं है कंडीशन कि कौन से कंडीशन में आपको डिमांड करना चाहिए। आप फिर वेट करोगे कि दिन में कब पापा खुश होते हैं, फिर आपने देखा कि शाम को पापा एकदम चिल मूड में है, खुश है, तब जाके आपने डिमांड किया कि डैडी मेरे को साइकिल चाहिए। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि जहां पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ टास्क। तो ये कैसा है? ये एक तरीके से सुपर इंटेलिजेंस है कि जहां पे आप थोड़े से इमोशंस को भी समझ पा रहे हो, जहां पे आप लोग कंडीशन के हिसाब से डिसीजन ले रहे हो, टास्क ऑलरेडी फिक्स्ड है, फिर भी टास्क करने का एक टाइम डिसाइड कर रहे हो। तो ऐसा अगर इंटेलिजेंस है ह्यूमनॉइड रोबोट में कि वो सामने वाले की फीलिंग्स समझ सकता है, सामने वाला कहना क्या चाहता है वो समझ सकता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी कर सकता है, मतलब कि मशीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग मैनी टास्क लाइक ह्यूमन। So in that condition you will call it artificial super intelligence. Similarly generative AI भी होता है, उसके ऊपर हम लोग अभी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जैसे जनरेटिव AI जिसको बोलते हैं, जो आजकल काफी फेमस हो रहा है, जैसे हमने अभी बात करी भारत जेन प्रोजेक्ट। तो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? व्हाट इज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसा है, यानी कि यहां पे इस तरीके से एल्गोरिथम सेट किए जाते हैं कि जिससे कोई नया कंटेंट, ऑलरेडी अवेलेबल कंटेंट को यूज करके या तो किसी भी चीज को यूज करके मशीन खुद से बना देता है। जैसे ऑडियो ट्यून बना देना, जनरेटिव AI। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो आप, है ना, आपने चैट जीपीटी सुना होगा, अभी आजकल तो वो एंड्रॉइड का जेमिनी भी काफी फेमस है, जेमिनी सुना होगा। यू आस्क समथिंग और फिर वो क्या करता है, आपको जनरेट करके दे देता है। जैसे फ्यू डेज बैक मैं मेरी डॉटर के साथ बैठा हुआ था, मेरे डॉटर ने बोला कि डैडी स्टोरी सुननी है, तो हम दोनों ने बैठे बैठे बोला एक काम करते हैं, चलो हम लोग स्टोरी बनाते हैं। तो व्हाट वी डिड, हम चैट जीपीटी में गए एंड वी आस्क्ड फ्यू वर्ड्स। चैट जीपीटी को बोला हमने कि एक क्रोकोडाइल है, एक क्वीन है, एक पैरोट है, इसका एक शॉर्ट स्टोरी हमें बना के दो। और फिर उसने हमें एक शॉर्ट स्टोरी बना के दिया। तो ये क्या है? ये जनरेटिव AI है, किसी तरीके से आपको कंटेंट क्रिएट करके दे रहा है, ऑडियो क्रिएट करके दे रहा है, तो टेक्स्ट क्रिएट करके दे रहा है, वीडियो क्रिएट करके दे रहा है, मशीन इटसेल्फ। तो इस तरीके का जो AI होता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव AI। दिस इज नॉन एज जनरेटिव AI। क्लियर है? तो ये हमें आइडिया होना चाहिए, दिस इज जनरेटिव AI। अगर हम लोग डिफरेंस समझने की कोशिश करें कि जो ट्रेडिशनल AI है एंड जनरेटिव AI है, उसके बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है या तो क्या डिफरेंस है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नंबर 1, की फोकस। ट्रेडिशनल AI के अंदर की फोकस किस पे रहता है? तो ट्रेडिशनल AI के अंदर हम लोग वी एनालाइज द डेटा, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कोई स्पेसिफिक टास्क हम परफॉर्म करते हैं, ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग करते हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, एसी आपने सुना ही है, एसी हम यूज भी करते हैं। तो उसके अंदर एक मोड आता है दैट इज नॉन एज ऑटो मोड, है ना, यानी कि अगर मैं 25 डिग्री पे एसी को सेट कर देता हूं एंड ऑटो मोड ऑन कर देता हूं, तो एसी क्या करेगा? एसी खुद कंडीशन को एनालाइज करेगा अपनी आजू बाजू की, कि अच्छा यार 28 डिग्री सेल्सियस का रूम का टेम्परेचर है, मेरे को 25 पे लेके जाना है, तो मैं फैन स्पीड ज्यादा रखूंगा। जैसे ही 25 पे रूम का टेम्परेचर हो जाएगा, फिर उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा, फैन का स्पीड नॉर्मल कर देगा। अगर रूम का डोर ओपन हो जाता है और वापस रूम थोड़ा सा हीट आ जाता है, रूम के अंदर गर्म हो जाता है, तो उस केस में वो वापस फैन का स्पीड बढ़ा देगा। तो एसी जो है इटसेल्फ इट इज टेकिंग डिसीजन, बट वो ऑटोमेटेड डिसीजन है। तो वो ट्रेडिशनल AI के अंदर आता है।
उससे आगे बढ़ते हैं तो देन कम्स जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या करता है? जनरेटिव एआई क्रिएट्स न्यू डेटा, टेक्स्ट, ऑडियो, म्यूजिक, वीडियो, नया डेटा आपको क्रिएट करके देता है। उसके बाद करते हैं लर्निंग अप्रोच, राइट। तो यहां पे देखो लर्निंग अप्रोच में क्या होता है? एक्सप्लिसिट रूल्स एंड एल्गोरिथम्स का ये यूज करता है। जबकि वहां पे जाते हैं यानी जनरेटिव एआई जो है वो डेटा ड्रिवन लर्निंग है, यानी कि उसके पास जो डेटा अवेलेबल है उसी डेटा के बेसिस पे वो कहीं ना कहीं आपको स्टोरीज बना के देगा, उसी डेटा के बेसिस पे वो आपके सामने कोई आंसर क्रिएट करके देगा। तो दैट इज जनरेटिव एआई। अगर बात करते हैं आउटपुट की, राइट, तो ये जो है ना स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स देता है, सच एज प्रिडिक्शंस, सॉल्यूशंस और क्लासिफिकेशंस, ऐसी चीजें देगा आपको ट्रेडिशनल एआई। जबकि जनरेटिव एआई एंटायरली न्यू कंटेंट बना के देता है आपको, या तो कोई क्रिएटिव आउटपुट देता है आपको। नो डाउट ये जो आउटपुट रहेगा वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा के बेसिस पे रहेगा, लेकिन ये आपको नया कंटेंट क्रिएट करके देता है। तो दैट इज जनरेटिव एआई। देन कम्स अडेप्टिबिलिटी। सर ट्रेडिशनल एआई को मैन्युअल प्रोग्रामिंग की काफी जरूरत होती है, जबकि जनरेटिव एआई जो होते हैं उनको मैन्युअल ऑपरेटिंग की कम जरूरत रहती है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने की वो लोगों की कैपेसिटी होती है, इंप्रूव्स परफॉर्मेंस बाय इटसेल्फ ओवर द टाइम, धीरे 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 अपना परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करता है, तो वो वहां पे देखने को मिलता है। उससे आगे बढ़ते हैं, एनालॉजी की बात करते हैं। मास्टर शेफ फॉलोइंग अ रेसिपी, है ना? यस। अब देखो एनालॉजी में कैसा रहेगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है। लेट्स टेक, ये यहां पे क्या होगा कि एक मास्टर शेफ है, उसका जो रेसिपी है वही रेसिपी ये फॉलो करेगा, मतलब कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको इस्तेमाल करके ये फॉलो करेगा। अगर आप अभी चैट जीपीटी पे जाते हो, फॉर एन एग्जांपल लेट्स गो टू चैट जीपीटी, चलो एक ट्राई करते ही है हम लोग, मैं आपको कुछ दिखाता हूं, राइट। देखो मेरे को कोई भी पैसे नहीं दे रहा है किसी को भी प्रमोट करने के लिए, ये हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। जैसे लेट्स टेक दिस इज योर चैट जीपीटी, ओपन एआई है ये, है ना। इसको सपोज हम लोग कोई डेटा देता है, दिस इज जनरेटिव एआई का एक तरीके से टूल है ये। यस, इसमें लिखता हूं मैं ऑनियन, पोटैटो, चीज, सोया सॉस, रेसिपी। यस, अब देखो मैंने जस्ट कुछ भी इंग्रेडिएंट्स डाले इसके अंदर और उसको बोला है कि कुछ मेरे को रेसिपी बना के दो, एंड इट हैज क्रिएटेड इट्स ओन रेसिपी। उसने अपना खुद का एक रेसिपी क्रिएट करके हमें दे दिया है। तो ये क्या किया, ऑलरेडी अवेलेबल कोई ना कोई डेटा होगा इसके पास, उसके बेसिस पे इसने हमें क्रिएट करके दिया है इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पे इसने डिसीजन लेके दिया है कि आप इस तरीके से कोई क्रिएटिव डिश वगैरह क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो वो हमें देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल एआई की बात करते हैं, ट्रेडिशनल एआई टॉक्स अबाउट एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, रीजनिंग, उसकी बात करता है। जबकि हमारा जनरेटिव एआई जो है दैट इज मोर क्रिएटिविटी रखता है, वो क्रिएटिव है, बराबर कंटेंट जनरेशन का काम करके देता है। तो दिस इज जनरेटिव एआई, इसको हम बोलते हैं बेटा जनरेटिव एआई। यस, क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं सर ओवरऑल एआई जो है, एआई की एप्लीकेशंस कहां कहां होती है और एआई कितना यूजफुल है, तो अगर बात करते हैं तो एआई इज यूज्ड एवरीवेयर, एआई कैन बी यूज्ड एवरीवेयर। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हेल्थ सेगमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इवन लॉ एनफोर्समेंट में, बराबर है, फाइनेंशियल सर्विसेज में, एनर्जी सेगमेंट में, हर एक सेगमेंट में हम लोग इसके यूज कर सकते हैं और हर एक सेगमेंट के में इसका बेनिफिट है। अगर हम बात करते हैं यहां पे मेनली वी विल टॉक अबाउट हेल्थ एंड एग्रीकल्चर बिकॉज दिस टू सेगमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर द इंडिया, और ये दोनों सेगमेंट में हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कहां कहां एआई कैन बी यूज्ड।
तो अगर बात करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड लेट्स टॉक अबाउट इट, एआई इन हेल्थ सेगमेंट। सबसे पहली चीज, प्रिडिक्शन बेस्ड डायग्नोसिस दे सकता है आपको। लुक, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई एम अ डॉक्टर। अगर मैं डॉक्टर हूं तो एज अ डॉक्टर मेरे पास काफी सारे पेशेंट्स आते हैं, मैं उनके सिम्टम्स सुनता हूं और सिम्टम्स सुन के फिर मैं डायग्नोसिस निकालता हूं कि इसको फॉर एन एग्जांपल मलेरिया है या तो फ्लू है, क्या है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिम्टम्स सुन रहा हूं और उसके बेसिस पे मैं डायग्नोसिस दे रहा हूं। लेकिन क्या होता है, कई बार ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन एरर आने के चांसेस रहते हैं। या तो फिर उसमें क्या है कि मैं अकेला ही हूं और मैं मेरे अकेले का इंटेलिजेंस यूज कर रहा हूं। बट अगर इसको थोड़ा सा अलग ढंग से देखें, फॉर एन एग्जाम्पल अहमदाबाद सिटी है, अहमदाबाद सिटी में जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स जो भी सिम्टम्स बेसिस पे डायग्नोसिस दे रहे हैं, उनका सबका डेटा अगर एक ही जगह पे हो, एक जगह पे है डेटा, कोई पेशेंट आता है मेरे पास, मैं उस डेटा के अंदर डालता हूं कि ये जो पेशेंट है उसके ये सिम्टम्स हैं, तो एआई मेरे को हेल्प करेगा जानने में कि उसको क्या डायग्नोसिस है उसका। अगर एआई मेरे को हेल्प करता है तो उस केस में क्या हो जाता है, मेरा स्पीड इंप्रूव हो जाता है। सेकेंडरी थिंग, एक्यूरेसी मेरी बढ़ जाती है और हम लोग जल्दी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसको कौन सा डिसीज है, तो उस केस में हम लोग उसको ट्रीटमेंट भी उतना ही फास्ट दे सकते हैं। तो प्रिडिक्शन में यूजफुल है। पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस जो है उसके अंदर भी एआई क्या हो जाता है, यूजफुल हो जाता है। फॉर पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इट इज ऑल्सो यूजफुल। उससे आगे बात करते हैं, ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट। आज की डेट में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, आपको पता है कि बहुत ही वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें भी हम लोग इंडिया को तो बोलते ही है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज हम लोग सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ पे, तो इट इज नॉन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है? तो वो हमें देखने को मिलता है। उससे आगे बढ़ते हैं, हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। तो हेल्थ सिस्टम जो है उसके मैनेजमेंट में, उसके प्लानिंग के अंदर एआई इज अगेन यूज्ड फॉर इट, तो वहां पे भी उसका काफी यूज रहता है। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस ऑल रीजंस, कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल हेल्थ सेगमेंट में एफिशिएंसी अच्छी होती है, एक्यूरेसी अच्छी होती है, हम मोर्टालिटी रेट जो है उसको कम कर सकते हैं, लोगों को फास्ट डायग्नोसिस दे सकते हैं, फास्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इवन एआई कैन बी यूज्ड फॉर सर्जरी एंड ऑपरेशनल थिंग्स ऑल्सो, तो वहां पे भी उसका काफी यूसेज किया जा सकता है। तो दिस आर दी बेनिफिट्स ऑफ एआई इन दी हेल्थ सेगमेंट। पर अगर किसी भी चीज की बात करते हैं, कोई भी चीज हो, वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके साथ कोई ना कोई चैलेंजेस रहते हैं, और एआई का अगर हेल्थ सेगमेंट में यूसेज करते हैं तो उसके साथ काफी सारे चैलेंजेस एसोसिएटेड हमें देखने को मिलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस चैलेंजेस। अगर इन चैलेंजेस की बात किया जाए तो जो चैलेंजेस है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले, एआई सिस्टम जो है इट कैन बी बायस्ड वन, वो बायस्ड हो सकती है। वहां पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, बट इट इज बायस्ड हो सकती है। अब देखो, एआई इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डेटा। अवेलेबल डेटा जो है उसके बेसिस पे वो काम कर रहा है। अगर एआई के पास जो अवेलेबल डेटा है वही कहीं ना कहीं बायस्ड हो, तो या तो एआई के पास जो डेटा है वही अगर इनएप्रोप्रिएट हो, तो उसके अंदर ही अगर एक्यूरेसी नहीं है डेटा के अंदर, तो एआई के डिसीजंस के अंदर भी हमें एक्यूरेसी देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि डेटा जो हम लोग फीड कर रहे हैं एआई को वो प्रॉपर होना चाहिए। नंबर 2, एथिकल कंसर्न्स। कितना एथिकल है कि अगर हम लोग मशीन्स के हाथ में ये काम दे दें, क्या ये सुटेबल रहेगा? क्योंकि मशीन्स ने थोड़ी डिग्री ली है, मशीन्स ने एमबीबीएस किया नहीं है। नो डाउट हम लोग उनको डेटा फीड कर देते हैं सब, मशीन्स को इमोशंस भी नहीं है, अभी तक तो नहीं है, फ्यूचर हमें पता नहीं।
तो उस केस में वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस तरीके से पेशेंट्स को चीजें बताएगा। तो एथिकल कंसर्न तो है यहां पे। दूसरी चीज, एआई को लेके हेल्थ सेगमेंट में काम कर सके वैसे स्किल्ड पर्संस जो है वो कम है, ह्यूमन रिसोर्स कम है हमारे पास, अभी तक कम है। इंप्रूव हो रहा है, आने वाले दिनों में और नया ह्यूमन रिसोर्स आएगा और स्किल्ड पर्सन आएंगे एआई के सेगमेंट में। बट दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। रेगुलेशंस, वी डोंट हैव एनी लीगलिटी रिगार्डिंग दिस। लीगल कंसर्न्स है हमारे सामने कि अगर मशीन से गलती हो जाती है तो क्या करें। जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स से अगर कोई गलती हो जाती है, मिसबिहेवियर हो जाता है, या तो मोस्टली ऑल डॉक्टर्स आर वेल मैनर्ड पर्सन, बट कई बार हो जाता है, ह्यूमन है अल्टीमेटली, गलती हो गया, एरर आ गया कहीं पे, हम लोग कई बार सुनते भी है न्यूज में वगैरह में। तो उस केस में उनके ऊपर लेने के लिए, स्टेप्स लेने के लिए कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लीगल रेगुलेटिव बॉडीज है। बट व्हाट अबाउट एआई? वी डोंट हैव एनी बॉडी जो एआई और उसके रिगार्डिंग चीजें उसको रेगुलेट करके दे रहा हो। तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है यहां पे। नेक्स्ट, डेटा प्राइवेसी। लिसन वेरी केयरफुली। किसी भी इंसान का डेटा, यानी फॉर एन एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी एक्यूट और एनी क्रोनिकल डिसीज, सो इन दैट केस क्या उसका डेटा एआई में से कोई चोरी करके, यानी कि साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न्स के थ्रू अगर पब्लिकली डिक्लेयर कर देता है, तो वो इंसान का राइट टू प्राइवेसी जो है उसके ऊपर इंपैक्ट आता हुआ हमें दिखता है। सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि प्राइवेसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्यों बताऊं किसी को कि मेरे को कौन सा डिसीज है? शायद हमारे यहां लोग, वापिस कैसा है, हमारे यहां पे लोग शायद उसको लेके उसको टीज कर सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं। अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी को कोई सोशल डिसऑर्डर है और उसका इंफॉर्मेशन सोसाइटी में लोगों को पता चल जाता है, उस केस में लोग उसको परेशान करते हैं, टीज करते हैं। तो उस केस के अंदर क्या हो सकता है, वो पर्सन जो है दैट मे सफर फ्रॉम द डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक्स। सो सर यहां पे प्राइवेसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और एआई के साथ एक कंसर्न निकल के आता है, दैट इज प्राइवेसी। व्हाट इफ अगर मशीन में से ही कोई डेटा चोरी कर ले, तो वहां पे वो भी दिक्कत है। तो साइबर सिक्योरिटी को लेके भी हमें काम करना होगा। अगर एआई को इंप्रूव करना है, अगर एआई का मैक्सिमम यूज करना है, तो वी नीड टू थिंक अबाउट ethical concerns, we need to think about its cyber security concerns, data privacy, regulatory body. So these all are challenges of AI when it is used in the health segment. और आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट, इंडिया का तो बहुत बड़ा सेगमेंट है, दैट इज एग्रीकल्चर। हमें पता है एज अ इंडिया जो है वो हमेशा से एग्रीकल्चर में ही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करते आया है। मैक्सिमम पीपल इन इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है। तो यहां पे एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर के अंदर हमें कहां कहां इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं और कहां कहां हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो वी नीड टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर। लेट्स टॉक अबाउट इट। नंबर 1 इज AI based surveillance system. I don't know whether you know or don't know, but एक PEAT करके एक जर्मन कंपनी ने एक PEAT करके डिवाइस बनाए थे स्पेशली फॉर दी एग्रीकल्चर सेगमेंट, जहां पे वो लोग जो भी लैंड है, लैंड के अंदर कौन से न्यूट्रिशंस अवेलेबल है, क्या लैंड का कंडीशन है, वो आपको जान के देते थे। एंड दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एआई। एंड अगर आपके पास अच्छे से आपने लैंड को समझा हुआ है कि जिस लैंड पे आपको क्रॉप लेना है, तो उस केस के अंदर आप डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा क्रॉप इस लैंड पे लिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ लैंड। तो वहां पे आपको हेल्प करके देता है एआई। तो एआई जो है काफी आपको हेल्प करके देता है। जैसे एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम हो सकते हैं, काफी सारे सर्विलेंस सिस्टम है। देन एफिशिएंट लेबर्स को अगर ऑटोमेटेड डिवाइसेस दिए जाए तो लेबर को उतना ही हेल्प हो जाता है। तो हम लोग कम लेबर के अंदर
ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। वापिस हमारा ड्रीम भी है कि फार्मर्स जो है, फार्मर्स का इनकम हमें डबल करना है आने वाले दिनों में, तो उसके अंदर भी ये काफी यूजफुल हो जाता है। AI कैन बी यूज्ड फार्म गेट टू फॉर्क। फार्म गेट से आपके फोक तक, मतलब हम बोलते हैं ना, वी ईट, हम जो स्पून यूज करते हैं, फॉक बोलते हैं जिसको, है ना, वहां तक जो खाना पहुंचाने का प्रोसेस है, मतलब फार्म गेट से लेके फोक तक, वो पूरे उसके अंदर हम लोग AI को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दी डिस्ट्रीब्यूशन पर्पसेस, फॉर दी सेलिंग एंड परचेस पर्पज से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है इवन फार्मर्स कैन टेक स्मार्ट डिसीजंस यूजिंग AI को इस्तेमाल करके वो लोग स्मार्ट डिसीजंस भी यहां पे ले सकते हैं। तो वहां पे भी हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। इंटेलिजेंट क्रॉप प्लानिंग किया जा सकता है, इरिगेशन में बेनिफिट होता है। तो दिस ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ AI इन द एग्रीकल्चरल सेगमेंट, जो हमें यहां पे देखने को मिलता है। इससे आगे बढ़ते हैं तो सर, अगर एग्रीकल्चर सेगमेंट के बेनिफिट्स है, एप्लीकेशंस है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ कंसर्न्स भी निकल के आएंगे, चैलेंजेस भी निकल के आएंगे, और यहां पे काफी सारे चैलेंजेस निकल के आते हुए हमें देखने को मिलते हैं। जैसे नंबर 1 चैलेंज सर, सबसे बड़ा तो गैप है फार्मर्स और AI के बीच में, बिकॉज वी नीड टू एक्सप्लेन आवर फार्मर्स कि आप थोड़ा सा भी साइंटिफिक मैनर में काम करना शुरू करो, AI का इस्तेमाल करो फॉर द फार्मिंग। और वापिस पता है, AI को यूज करने के लिए यू विल नीड इंटरनेट, और इंडिया में तो बहुत ही बड़ा डिजिटल डिवाइड है कि नहीं? डिजिटल डिवाइड, कई जगह पे जाओगे आप तो पीपल हैव ऑल दी नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आप अहमदाबाद में जाते हो, गांधीनगर में आते हो, ऐसा कोई बड़ा सिटी है, वहां पे जाते हो तो आपको वहां पे 5G टावर्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। और अगर कहीं दूर विलेजेस में जाते हो तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में आपको वहां पे 3G या 4G के भी टावर्स कई बार अवेलेबल नहीं होते। एज लिखा हुआ आ जाता है, इफ यू नो, ई लिखा हुआ आ जाता है, जहां पे उतना अच्छा हमें इंटरनेट का स्पीड नहीं मिलता। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि इंडिया डिजिटल डिवाइड में जी रहा है। एक इंडिया है जिसके पास इंटरनेट ही इंटरनेट है, हाई स्पीड इंटरनेट है। एक इंडिया है जहां पे फोन पे बात कर सके उतने भी टावर्स अवेलेबल नहीं है। तो डिजिटल डिवाइड का इश्यू बहुत बड़ा है हमारे यहाँ पे। और AI चलाने के लिए यू विल नीड इंटरनेट एंड ऑल डिजिटल इक्विपमेंट्स, और उसको लेके अगर डिवाइड है तो। दूसरी चीज, फार्मर्स को लेक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फार्मर्स के पास उतना नॉलेज नहीं है AI को लेके। हमें उनके लिए स्पेशली फार्मर अवेयरनेस कैंपेन जैसा कुछ चलाना होगा, अगर आने वाले दिनों में हमें एग्रीकल्चर के अंदर AI अगर इस्तेमाल करना है तो वहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, मैक्सिमम पीपल इन इंडिया आर एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। अगर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के साथ इतने सारे लोग एसोसिएटेड है तो उस केस के अंदर हमारे पास डेटा भी काफी ज्यादा आएगा अगर AI इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो। अगर इतना मास डेटा आ रहा है तो डेटा मैनेजमेंट, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी, इन सारी चीजों को लेके काफी सारी दिक्कतें आ सकती है। तो वहां पे ये और एक कंसर्न निकल के आता है। दूसरी चीज, अगर अभी बात करते हैं, अगर अभी AI का इस्तेमाल का बात करते हैं तो सर अभी क्या है, अभी हमारे पास उतना डेटा सेट अवेलेबल ही नहीं है। यानी उसको भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग डेटा लेके आए एग्रीकल्चर को लेके, किस तरीके से फार्मिंग होता है, कौन से जोन के अंदर या तो कौन से ज्योग्राफिकल कंडीशन के अंदर कौन सा फार्मिंग सूटेबल है। उन सब चीजों को लेके हमें स्पेशली साइंटिफिक बेसिस पे डेटा क्रिएट करना काफी जरूरी है। वो डेटा भी अभी उतना हमारे पास नहीं है। तो वो केस में क्या हो जाता है, AI को इस्तेमाल करना काफी दिक्कत से भरपूर हो जाता है। उससे आगे बढ़ते हैं तो सर, हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट।
द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज ऑन दी हायर साइड। और हमें पता ही है हमारे फार्मर्स जो है उसके अंदर इतना सारा उनके लिए इन्वेस्टमेंट लाना या इन्वेस्टमेंट करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो सर ये सारी केसेस को देखते हुए हमें समझ में आता है कि एआई जो है, एआई को लेके काफी सारे कंसर्न्स एंड काफी सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एआई को लेके चैलेंजेस है। उसके अलावा भी अगर बात करते हैं तो दूसरे भी हमें काफी सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं ओवरऑल एआई को लेके। एक तो है एडवर्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, सबसे पहला, राइट। क्योंकि यार देखो यार, एक तो कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना, न्यू टेक्नोलॉजी अगर आती है कोई भी, तो उस केस में सबसे बड़ा दिक्कत आता है इनिशियल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट। और ये हमें बहुत बड़ा डर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मे ब्रिंग अनएम्प्लॉयमेंट एट द इनिशियल लेवल, राइट। तो वो हमें पता होना चाहिए। उससे आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। दूसरी चीज क्या होती है, बहुत अच्छे से सुनना। यहां पे अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का भी काफी बड़ा इश्यू आता है। क्योंकि अगर एआई जो है, एआई इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डेटा सेट। अगर डेटा सेट ही गलत है तो अकाउंटेबिलिटी क्या है एआई ने लिए हुए डिसीजन की, या तो एआई ने दिए हुए आउटपुट की। ट्रांसपेरेंसी का भी एक इश्यू आता है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे। अगर इंटरनेट पे ही किसी चीज को लेके बायस्ड डेटा अवेलेबल है, हमने देखा है कई बार सोसाइटी के अंदर रिलीजियस फॉर्म में, नॉन रिलीजियस फॉर्म में काफी बायस्ड डेटा इंटरनेट पे होता है। व्हाट इफ अगर एआई ऐसा बायस्ड डेटा लेके कोई आउटपुट आपके सामने क्रिएट करके देता है? व्हाट इफ एआई जो है काफी वायोलेंटली आपको रिएक्ट करके देता है? तो उन सारे केसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एआई के जो आउटपुट है वो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी जो है उसके अंदर कम है। दूसरी चीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, आईपीआर जो है, आईपीआर को लेके भी काफी कंसर्न्स हमारे सामने देखने को मिलते हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, बीच में एक दिन मैं रेडियो चैनल एक सुन रहा था, तो रेडियो चैनल में आरजे ने क्या किया, आरजे ने बोला कि ये 90s में आया हुआ उदित नारायण का सॉन्ग है, हम लोग एआई टूल का इस्तेमाल करेंगे और एआई टूल का इस्तेमाल करके ये जो गाना है उस गाने को हम लोग अरिजीत सिंह के वॉइस के अंदर सुनेंगे। एंड दैट पर्सन डिड इट, उन्होंने कर दिया, लोगों ने सुना भी रेडियो चैनल पे। बाद में केस हुआ उसके ऊपर, उस रेडियो चैनल के ऊपर, कि आप किसी और की आवाज ऐसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। और वो सॉन्ग जो है, वो सॉन्ग का कॉपीराइट किसी एक कंपनी के पास है। अगर उस कंपनी के पास उसका कॉपीराइट है तो आपने कॉपीराइट के जो राइट्स है उसको भी कहीं ना कहीं आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है कि एआई को लेके ऐसे चैलेंजेस भी हमारे सामने आते हैं। प्राइवेसी इश्यू तो आपको पता ही, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एथिकल कंसर्न्स भी काफी सारे देखने को मिलते हैं एआई को लेके। उससे आगे बढ़ते हैं तो सर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पे बात करते हैं एआई को लेके। एक तो है नास्कॉम जो है, उसने माइटी, मतलब हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके साथ मिलके फ्यूचर स्किल प्राइम किया है, जहां पे लोगों को एआई के लिए स्पेशली स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। हमने स्पेशली नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्रिएट किया है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से, कौन सी स्ट्रेटजी से काम करेंगे एआई के ऊपर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिले। स्पेशली हमने नेशनल एआई पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है। एक 2020 का है, काफी कंटेम्पररी अफेयर हो जाता है, 4 साल पुरानी बात है, बट फिर भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, जिसको हम लोग रेज के तौर पे जानते हैं,
क्या है, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट के लिए एआई का इस्तेमाल। तो ये भी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। और इससे आगे आ जाते हैं उस इनिशिएटिव के बारे में जिस इनिशिएटिव ने हमें वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बनाया है, वर्ल्ड की फर्स्ट गवर्नमेंट बनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेशली जनरेटिव एआई के लिए फंडिंग दिया हो। सो लेट्स टॉक अबाउट भारत जेन प्रोग्राम। भारत जनरेटिव एआई प्रोग्राम है ये, भारत जेन प्रोग्राम जिसको बोलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट भारत जेन प्रोग्राम। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने लॉन्च किया है भारत जेन प्रोजेक्ट, जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके एक इनिशिएटिव है। अब देखो कैसा है, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है ना, एंड्रॉइड आप यूज करते हो तो उसके अंदर जेमिनी एक आता है। तो ये सब जनरेटिव एआई है, लेकिन इन जनरेटिव एआई के अंदर, इन टूल्स के अंदर वी कांट यूज आवर वर्नेक्युलर लैंग्वेजेस। अब देखो इंडिया के अंदर हर एक इंसान को इंग्लिश आता हो वो जरूरी नहीं है। सो इन दैट केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग हमारी वर्नेक्युलर लैंग्वेजेस जो है उनको लेके थोड़ा सा काम करें। और उसी के लिए फॉर दैट रीजन वी हैव स्टार्टेड दिस भारत जेन प्रोजेक्ट। इन दिस भारत जेन प्रोजेक्ट क्या होगा, ये मल्टी लैंग्वेज मॉडल पे काम करने वाली चीज है, यानी कि मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है। क्या है भारत जेन? भारत जेन इज मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज प्लेटफॉर्म। यानी कि हम लोग यहां पे हमारी, यानी गुजराती, हिंदी है, अगर कोई तमिल है, तेलुगु है, मलयाली है, तो इंडियन लैंग्वेजेस जो है, इन इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर हम लोग कोई नया कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यहां पे। दिस इज भारत जेन प्रोजेक्ट। क्लियर है बेटा? तो सर यहां पे क्या होगा, ये जो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है वो मेनली जनरेटिव एआई बेस्ड सिस्टम है, जो हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड मल्टी मॉडल कंटेंट क्रिएट करके देते हैं। वो ऑडियो हो सकते हैं, इमेज हो सकते हैं, वो भी किस में, तो इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर, इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर। ये भारत जेन प्रोजेक्ट जो है उसका एम एंड पर्पस क्या है, तो इसको रिवॉल्यूशन लाना है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है उसके अंदर सिटीजन का एंगेजमेंट बढ़ाना है थ्रू दी एआई। यहां पे अगर बात करते हैं तो इंडिया जो है, इंडिया आने वाले दिनों में एज अ लीडर उभर के आए फॉर द जनरेटिव एआई। वो हमारा यहां कहीं ना कहीं एम है, पर्पस है, तो वो भी देखने को मिलता है। क्राफ्टिंग अ पाथ, एक पाथ क्राफ्ट करना है, क्योंकि इंडिया इज डाइवर्स लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड सोसाइटल फैब्रिक। इंडिया जो है, इंडिया के अंदर हेट्रोजिनिटी देखने को मिलती है। इंडिया इज हेट्रोजिनस कंट्री। यू विल फाइंड डिफरेंट कल्चर, यू विल फाइंड डिफरेंट लैंग्वेजेस, इवन डिफरेंट रिलीजन ऑल्सो। सो इस केस के अंदर ऐसी हेट्रोजिनिटी जिस सोसाइटी के अंदर हो, वहां पे हमें क्रिएट करने हैं इस तरीके के मॉडल, ताकि एआई को हम लोग ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। एआई टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल करके हमारी कोशिश है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ज्यादा से ज्यादा उसका एप्लीकेशन कर पाए। जैसे हमारे यहां पे कई लोग हैं, दे आर वेरी नॉलेजेबल एंड दे वांट टू गेट मोर नॉलेज, बट उनके साथ दिक्कत क्या हो जाती है कि लैंग्वेज की वजह से कई बार अदर लैंग्वेज की चीजें वो पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो उस केस में हेल्पफुल रहेगा ये भारत जेन प्रोजेक्ट, कि जहां पे वो वर्नेक्युलर लैंग्वेज में अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो दिस आर दी एम्स एंड पर्पसेस ऑफ इट। उससे आगे बढ़ते हैं, तो सर इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी जो है वो है आईआईटी बॉम्बे। सर आईआईटी बॉम्बे ने
इसके लिए नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, राइट। क्या है? नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम क्रिएट किया है, जो आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलके, यानी कि आईआईटी बॉम्बे के तहत काम करके आपको भारत जेन प्रोजेक्ट लॉन्च करके देगा। यहां पे ये प्रोजेक्ट जो है वो 2026 तक कंप्लीट करने का प्लान है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल है हमारे पास, तो वो हमें देखने को मिलता है। यहां पे भारत जेन की बात करते हैं तो सर इसका मेन क्या है? तो इंडिया सेंट्रिक डेटा डेवलप करना है हमें, राइट। इंडिया का जो रूट है, क्योंकि इंडियन कल्चर इज वेरी डीपली रूटेड, उसकी भी इंफॉर्मेशन है, उसके जो यूनिक कॉन्टेक्स्ट है, उन सबको इस्तेमाल करते हुए हमने स्पेशली भारत डेटा सागर बनाया है। अब भारत डेटा सागर क्या है? दिस इज द डेटा इंफॉर्मेशन जिसका इस्तेमाल करके ये भारत जेन जो है आपको आंसर्स वगैरह यानी कि कंटेंट वगैरह क्रिएट करके देगा। सर ये भारत जेन प्रोजेक्ट जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ भारत जेन प्रोग्राम? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? नंबर 1, सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कि ये गवर्नमेंट का बैकिंग है। इसको क्या है? इस इनिशिएटिव को गवर्नमेंट का बैकिंग, और उसी की वजह से वर्ल्ड की फर्स्ट गवर्नमेंट बनी है जिसने ऐसा फंडिंग करके दिया हो एआई बेस्ड किसी भी प्लेटफॉर्म को। और आपको पता ही है ये मल्टी मॉडल लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, तो उसके ऊपर हमने खर्चा किया है, स्पेशली फंड दिया है। एआई एज अ पब्लिक गुड, यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी कंसिडर, मतलब भारत जेन विल बी कंसिडर एज द पब्लिक गुड, क्योंकि लोगों के टैक्स के पैसे उसका इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है, तो इट विल बी कंसिडर एज द पब्लिक गुड, जो इंडिया के सोशियो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को जो है प्रमोट करके देगा, उसको हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट दैट इज इंक्लूसिव एआई, ये एक इंक्लूसिव एआई है। यस और नो बेटा? क्योंकि यहां पे हर एक चीज इंडिया का सोशल एटिकेट्स बराबर है, कल्चरल चीजें रिप्रेजेंट की जाएगी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि एआई की जो इस्तेमाल है वो स्पेशली इंडियन कल्चर और इंडियन इंफॉर्मेशंस को लेके किया जा रहा है। और उसमें भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज को लेते हुए, वहां पे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल हर एक पर्सपेक्टिव को ध्यान में लिया जाएगा। तो उस केस के अंदर ये इंक्लूसिव एआई के तौर पे उभर के आता हुआ हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात, एआई जैसी कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी जो है, उन नोवेल टेक्नोलॉजीज के अंदर इंडिया आत्मनिर्भर बनता हुआ देख रहा है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा इनिशिएटिव सॉरी पार्डन, आत्मनिर्भर भारत का हमारा जो इनिशिएटिव है उसको भी फुलफिल करने में हमें बेनिफिट होगा। तो ये हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, सेल्फ रिलायंस भी हमें कहीं ना कहीं ये दे रहा है भारत जेन प्रोजेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यस, तो आज का जो लेक्चर था, आई होप आपने कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें यहां पे पढ़ी होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा, आपको कुछ नया समझने को मिला होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमने, यानी कि वेब संकुल की पूरी टीम ने जीपीएससी इंग्लिश करके एक नया प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। आप उसके साथ जुड़ सकते हो, वहां से ज्यादा ऐसे लेक्चर्स दे सकते हो, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग जीपीएससी इन इंग्लिश मीडियम, उनके लिए हमने स्पेशली ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो यस, आज के लेक्चर में हम लोग यहां तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब भी मिलेंगे कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।